मॉर्निंग क्लास 10th। आई एम दीपक शर्मा, योर साइंस टीचर। आज बेटा हम थर्ड लेक्चर लेकर के अपना प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने। तो थर्ड हमने कल छोड़ा था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आज डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने यही इसको लीव किया था। तो बेटा अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखते हैं किस तरीके से अपन लोगों को आज आगे बढ़ना है। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आज पढ़ना है। कल हमने ये तो जान ही लिया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन के अलावा इक्वेशंस को बैलेंस किया कैसे जाता है। ठीक है, जैसे कल हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली यानी कि Mg+O2 = MgO ये डिस्कस किया था। तो मैंने आगे आपको अगर याद हो तो बैलेंस करने के लिए 2 Mg के आगे लगाया था और 2 ही MgO के आगे लगाया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि और भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कैसे उनको बैलेंस करेंगे। चलिए उससे पहले एक बार फिर रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर रहेगा 3rd और स्टार्ट करते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. ये आप अच्छे से जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नंबर है वो सेम ही रहता है एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता। जितने भी एलिमेंट्स का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होगा यानी रिएक्टेंट साइड में होगा, उतना ही वो राइट हैंड साइड में भी होगा अगर वो बैलेंस्ड इक्वेशन है तो, राइट। तो और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हमको वो इक्वल करना पड़ता है। ठीक, कैसे करेंगे इक्वल वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ देख लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जिंक का जो सिंबल है वो क्या है, Zn। आप देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा, H2SO4। ये देखिए आप, और हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ मिल रहा है हमें ZnSO4 देखिए, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक, तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक टेबल बनाई, यहाँ हमने एलिमेंट लिखे, फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन एलिमेंट्स में हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, और उसके बाद फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में कितने हैं। तो देखते हैं, पहला देखिए इस इक्वेशन के अंदर क्या है, जिंक। एलिमेंट कौन कौन से, जिंक है बेटा, हाइड्रोजन है, देखिए सल्फर है, और क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। जिंक के दोनों साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट ये देखना है आपको, राइट हैंड साइड मतलब आपको ये देखना है, ये वाला पार्ट। ठीक, तो देखो जरा, जिंक एक है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कितना है, एक है। हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। उसके बाद सल्फर देखिए बेटा 1 है यहाँ, और यहाँ भी कितना है, RHS में भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी 4 है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्यों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्यों बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ LHS में जितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, उतने ही यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हैं एटम्स। ठीक है, और हर एलिमेंट के सेम है। देखिए ये जरूरी है, हर एलिमेंट के सेम होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कल हमने डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ और टिपिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जो कि अनबैलेंस्ड है। राइट, ये तो हमें बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी मिल गई। ठीक है, लेकिन हर इक्वेशन बैलेंस हो ऑलरेडी ये जरूरी नहीं है, तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं बेटा, उनको फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे बैलेंस करने का। आपको हो सकता है इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन वंस यू आर हैबिचुअल आप आराम से उनको बैलेंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ये एक 1.4 इक्वेशन दे रखी है, आप देखिए ध्यान से, Fe ठीक है प्लस H2O क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है बेटा हमें Fe3O4।
ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुपरफिशियली देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आयरन का यहाँ पर एक है, देखिए, ठीक, और यहाँ आयरन के कितने हैं राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के, देखिए जरा प्रोडक्ट देखिए, उसमें 3 है, 3 है, राइट। अब एक यहाँ है और 3 आयरन के एटम्स यहाँ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी अनबैलेंस्ड है, ठीक। और आप हाइड्रोजन के भी देखिए तो हाइड्रोजन के तो बैलेंस लग रहा है। ऑक्सीजन देखिए आप, ऑक्सीजन के एक है और यहाँ 3 थे। तो कहने का मतलब ये कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स हमको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप है आपका, देखिएगा जरा, पहला स्टेप आपका है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. ये सबसे पहला स्टेप रहेगा। आपको जब भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, सबसे पहले आप हर फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 रहेगा, ये सिंपल है और इस बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है हमारी, हमने वही लिखी है। स्केलेटल मतलब जो जैसी थी इनिशियली, शॉर्टेस्ट फॉर्म, बिना बैलेंस की हुई, ठीक। सेकंड स्टेप देखिए, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अलग अलग एटम्स देखिए, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए एक तो इस इक्वेशन में आयरन मिलेगा मुझे, ठीक है, आयरन है, ठीक है, तो आयरन लिख दिया मैंने, ये गया आयरन, ठीक है, ये लिख दिया। और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन लिख दिया, ये गया हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन है बेटे, तो ऑक्सीजन में हमने ये लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक। अब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में देखो कितने हैं, देखो रिएक्टेंट में आयरन कितने, 1, ठीक, हाइड्रोजन कितने, 2, ठीक है, और ऑक्सीजन बेटा कितने, 1, तो यानी कि 1, 2 और 1। अब देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में कितने हैं। आयरन के देखिए कितने हैं, आयरन के हैं यहाँ 3, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के तो दोनों साइड बराबर है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। यानी कि हमने पाया कि यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन दोनों के ही एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। चलिए फिर आगे थर्ड स्टेप देखते हैं। It is often convenient to start balancing with the compound that contain maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. राइट तो सबसे पहले आपको वो देखना है एलिमेंट जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है या जिसके एटम्स सबसे ज्यादा हैं, वो है हमारे किसके, ऑक्सीजन के। तो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन RHS, ओनली 1 ऑन LHS। तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन के हैं। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 4 है ना, और यहाँ कितने हैं लेफ्ट हैंड में, तो देखिए वो ये 1 ही है। तो बैलेंस करने के लिए देखते हैं जरा क्या करना है। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल देखिए कितने थे, ठीक है, 1 था। और बैलेंस करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा कि आप कह सकते हैं कि सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए RHS में बेटा कितने थे, 4 थे, तो जब आप 1 को 4 से इंटू करेंगे तभी वो 4 बनेगा। आप कह सकते हैं सर 3 ऐड भी तो कर सकते हैं, नहीं, हम अपनी मर्जी से किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी नया फॉर्मूला नहीं। आप अगर ये कहें कि भाई मैं इसके अंदर चलिए O3 ले आते हैं सर, तो हो जाएगा क्या, बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आप केमिकल इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से कोई नया रिएक्टेंट आप नहीं ले सकते, जो इक्वेशन है वो वही रहेगी। आपको अपनी मर्जी से बेटा कोई भी नया एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं करना है। टू इक्वलाइज देखिए लिखा भी है इसी के नीचे, देखिए यहाँ से, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला। फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड और द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट लगा सकते हैं, जैसे हमने 4 लगाया है इसके आगे, ठीक है, 4 H2O एंड नॉट H2O4, ये नहीं कर सकते आप,
आप ये नहीं है कि H2O की जगह आपने अपने आप ही क्या कहते हैं यहाँ 4 ले लिया, ऑक्सीजन के अपने आप यहाँ नीचे 4 बना लिए, नहीं, ये आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया, जो कि हम केमिकल इक्वेशन में नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते आप कोफिशिएंट लगा सकते हैं। कोफिशिएंट मतलब आप एक जो कह सकते हैं आप एक न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के आगे, लेकिन आप फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं लाएंगे। आप ऑक्सीजन के एटम इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू आगे कोफिशिएंट लगा सकते हैं, कोफिशिएंट आप लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, तो कोफिशिएंट ही लगाने हैं, ठीक। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पार्शियली क्यों कह रहे हैं हम? पार्शियली मतलब होता है आधा अधूरा, आधा अधूरा, आधा अधूरा इसलिए बेटा क्योंकि अभी तो हमने केवल और केवल ऑक्सीजन ही तो बैलेंस किया है, ठीक है। आयरन तो अभी देखा ही नहीं हमने, हाइड्रोजन दोबारा देखना पड़ेगा। अब देखो, अब हमने इस बॉक्स के आगे 4 लिख लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं 4 क्यों लिखा? क्योंकि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, ठीक है। तो कोफिशिएंट 4 हमने लगा दिया। अब ये बनी इक्वेशन Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, राइट। तो अब अगला स्टेप क्या है? Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गए, इसके आगे 4 ऐड करते ही, जहां पहले हाइड्रोजन दोनों तरफ 2-2 थे, अब यहाँ हाइड्रोजन हो गए बेटा 8। आप कहोगे सर 8 कैसे हो गए? ये 4 आगे लग गया और 2 यहाँ पे, 4 2 जा कितने हो गए? यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे अभी। 4 2 जा कितने हो गए बेटा? 8 हो गए, और 8 हो गए बेटा, इसीलिए अब यहाँ पर 2 रह गए। तो यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंस अब हाइड्रोजन हुआ। देखते हैं आगे क्या देखते हैं। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट to proceed further, let us balance hydrogen atoms in the partially balanced equation, ठीक। तो क्या करेंगे? partially balanced equation में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, to equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen atom as 4 on the arches। क्या किया हमने? यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के जो हमारे पास में एटम्स थे इनिशियली, वो कितने थे? देखिएगा जरा, हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 है और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं ओनली। तो हमने क्या किया? इसको 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट में भी आप लगा सकते हैं कोफिशिएंट, रिएक्टेंट में भी लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल रिएक्टेंट साइड में ही आप कोफिशिएंट लगाते हैं, प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ 8 है और यहाँ कितने हैं? 2, तो 4 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी आपको? अब ये इक्वेशन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। नीचे देखिए, आयरन, ठीक है, 4H2O देन गिव्स Fe3O4 और H2। अब जरा देखिए आप ध्यान से, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि आयरन रह गया है बस, बाकी तो हाइड्रोजन भी हो गया, ठीक है, 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, ठीक है। आप देखिए, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 1 है ना, यहाँ 4 लगा हुआ आगे, तो 4 हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ही है। अब अच्छा, आयरन, तो अब बहुत इजी हो गया मामला हमारे लिए। आगे जाकर के अपन लोग क्या करेंगे? स्टेप 5 देखेंगे। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट को आप पिक करिए जो कि आपको बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो जो बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमने पिक किया और फिर उसको लिख लिया हमने। इनिशियल देखिए, आयरन कितने हैं? 3, और प्रोडक्ट कितने हैं? 3 है ना, यहाँ 1 है, सॉरी, रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? यहाँ 3 है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में आपने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये भी कितने हो गए? आयरन बैलेंस हो गया। तो इक्वलाइज करने के लिए हमने आयरन के आगे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। अब ध्यान से इसको देखिए, आप इक्वेशन को फाइनली चेक करिए, करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। वी काउंट द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए आयरन 3 है, ठीक है, यहाँ भी आयरन कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 8, तो यहाँ भी कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने? 4, तो यहाँ भी कितने हो गए? ये 4 हो गए, ठीक। तो अब हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। This equation is now balanced. This method of balancing chemical is called as hit and trial method. इस जो प्रोसीजर हमने अपनाया, जो मेथड हमने अपनाया, इसको क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। होल नंबर किसे बोलते हैं? जानते हैं ना आप लोग, 1 2 3 4, ठीक है। फ्रैक्शंस में नहीं लेने, 1/2 नहीं ले सकते, है ना। तो होल नंबर कोफिशिएंट्स से हम इसको क्या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक। 7 देखिएगा,
राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। फिजिकल स्टेट मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने दिए हैं, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस में है, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? क्या ये इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखी है, ये वाली इक्वेशन, क्या इसमें किसी भी तरीके से आपको उनकी फिजिकल स्टेट का पता लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? नहीं। नो इन्फॉर्मेशन हैज गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर मेथड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, द गैसेज लिक्विड एक्वस एंड, देखिए यहाँ पर एक्वस और लिक्विड वर्ड है ना, और सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट आर प्रोडक्ट बाई, ये देखिए यहाँ दिखा रखे हैं नोटेशंस। आप गैस को जी से, स्मॉल जी से, एल लिक्विड एक्वस, ठीक है, जो उसका वाटर सॉल्यूशन होगा, और एस, ठीक है, ये सॉलिड के लिए। तो यहाँ आप सारे इनको सिंबल्स को हम नोटेशंस को यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा इक्वेशंस में। अब ये बैलेंस्ड देखिए, ये देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ आयरन सॉलिड स्टेट में है क्योंकि इसके ब्रैकेट में देखिए नोटेशन एस लिखा हुआ है। फिर वाटर हम जानते हैं, यहाँ जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर किस कंडीशन में लिया है, स्टीम वाली कंडीशन में, जहां गैसेस फॉर्म में लिया हुआ है। Fe3O4 सॉलिड, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये गैसेस फॉर्म में है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, ठीक। तो नोट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O इंडिकेट दैट इट इज इन द दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। मैंने अभी बताया आपको स्टीम की फॉर्म में यूज किया, तभी उसके आगे क्या लिखा है हमने, G लिखा हुआ है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अदरवाइज अगर लिक्विड होगा तो क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, इस तरीके से लिख देंगे नोटेशन में, L ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, ठीक। Usually physical state are indicative in the included in the chemical equations unless it is necessary to specify them, ठीक। तो नेसेसरी अगर है कहीं तो जरूर उनको लिखिए। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड। कई बार ना यहाँ पर एरो जो बने हुए हैं इसमें आपको उनका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, किस प्रेशर के अंडर में, कौन सा कैटलिस्ट उसमें डाला है, वो सब भी स्पेसिफाई किया जाता है टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, राइट। तो बेटा जैसे ये देखिए आप, CO प्लस H2, ठीक है, गिव्स यू CH3OH, है ना, ये मिथेनॉल बना यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये रिएक्टेंट है ना, और ये प्रोडक्ट बना बेटा। और किस, ये ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 340 यानी प्रेशर दे रखा है एरो पे कि इतने प्रेशर के अंडर में ये रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन CO2 प्लस H12H2O, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल, ये कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है आपको। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, आपको अगर याद आया हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, और आप एक दो इक्वेशंस को खुद अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, ठीक। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो ज़रूर आपने कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन रेगुलरली करते रहें, ठीक है, तभी आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, चीज़ें भी आपके ऑन हैंड्स ऑन टिप्स रहेंगी, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा आपको ऑलरेडी मैं दे चुका, सेकंड ज़रूर करना, ठीक है। और फिर अगर आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आए तो कल मुझसे फिर पूछेगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन भी कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, होम टास्क, असाइनमेंट मान लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।